मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा अपने उन वीरों को। टोटल हमने जो है उसमें 527 हमारे जो जवान और ऑल रैंक्स हैं, उन्होंने अपनी शहादत दी और इसके अलावा 1363 जो जवान हैं वो उनको चोटें आई। ये एक ऐसी लड़ाई थी, खतरनाक लड़ाई। आईसी हाइट्स पे 4 परमवीर चक्र और 17 यूनिट को यूनिट साइटेशन मिले हैं। यूनिट साइटेशन उस यूनिट को मिलता है जो बहुत ही अच्छे तरीके से जिसने अपना काम किया। उसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें हमारे सैनिकों ने तन मन धन से अपनी जान की परवाह ना करते हुए किस प्रकार से बलिदान देके और अपनी देश का तिरंगा जो है उसको नीचे झुकने दी। हम लोग बहुत प्यार से एक, जिस तरह तिरंगा एक हमारे देश को सिंबलाइज़ करता है, कॉन्स्टिट्यूशन से सिंबलाइज़ करता है, हम तिरंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी वैल्यूज़ को रक्षा करने के लिए हम जिंदा रहते हैं फौजी, और उसी के लिए काम करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है जो भारतीय सेना की ट्रेनिंग है वो इतनी अच्छी है कि हमारे सभी जो सैनिक हैं वो जान देने के लिए फौज में रहते हुए देश के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं। कहीं भी भेज दो, किसी परिस्थिति में भेज दो, 3 चीज़ें याद रहती हैं: नाम, नमक, निशान। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। 26 जुलाई यानी कि पूरे देश भर में आज के दिन करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। क्या आप लोग जानते हैं कि आज के दिन हम देशवासियों ने क्या खोया था और क्या कुछ पाया था? आज इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं ब्रिगेडियर हरचरण सिंह जी। सबसे पहले इनका हम स्वागत करते हैं। आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। जय। आज के दिन को लेकर, क्योंकि इसको लेकर कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस भी लाई जा रही, बताया जा रहा है इस दिन के बारे में, लेकिन ये चीज़ भी हम लोगों को बताएंगे कि आखिरकार आज के दिन क्या हुआ था और हम देशवासियों को क्या कुछ मिला था और क्या कुछ हम लोगों ने गंवाया था। देखिए, ये दिन जब ये लड़ाई जो चली थी, ये हमारी लड़ाई थी 3 मई से लेकर 26 जुलाई तक का पीरियड था, जिसके अंदर में जो पाकिस्तान है हमेशा की तरह जैसे वो उल्टे सीधे काम करता है, उन्होंने मिलिटेंट के नाम पे अपने सैनिक भेजे और हमारे जो कारगिल के आसपास के इलाके हैं उनको ऑक्युपाई कर लिया, जो हम सर्दियों में खाली कर देते थे। तो वो कहानी वैसे अभी सबको पता है। यहाँ मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा अपने उन वीरों को। टोटल हमने जो है उसमें 527 हमारे जो जवान और ऑल रैंक्स हैं, उन्होंने अपनी शहादत दी और इसके अलावा 1363 जो जवान हैं वो उनको चोटें आई। तो अब ये सब किस लिए किया उन्होंने? देश के लिए। तो मैं उन सब चीज़ों नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि इस दिन की वजह से जब ये लड़ाई ख़त्म हुई तो क्या मैसेज वर्ल्ड को गया। आपको ये पता होना चाहिए कि कारगिल युद्ध के बाद में भारत एक बहुत ही बलवान देश बनके, जिसकी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ है, और आपने पढ़ा भी होगा, देश हैं सीरिया, अफ़गानिस्तान, जो आता है अपनी मर्ज़ी से, कभी 5-10 साल के बाद कोई आ जाता है, 2-4 महीने के बाद कोई और आके स्ट्राइक करता है। जब तक आपकी फ्रीडम है, फ्रीडम इज़ नॉट फ्री, उस फ्रीडम को बचाना है, और भारत ने वहाँ सिद्ध कर दिया। 2 चीज़ें जो हैं इस लड़ाई में ख़ास हुई, एक पाकिस्तान के पक्ष से पहली चीज़, लोगों ने पूरा वर्ल्ड को ये हो गया, ओपिनियन हो गया कि ये भरोसे के लायक नहीं है, कुछ भी उल्टा सीधा कर सकता है। और दूसरा कि इंडिया जो है वो सबमिसिव नहीं है, यानी नीचे झुकने वाला नहीं है, अपनी देश के आज़ादी के लिए कुछ भी करेगा और जितनी मर्जी बलिदान की ज़रूरत है ये देने को तैयार है। ये दूसरा ये हो गया पाकिस्तान का जो मैसेज लोगों को गया। दूसरा इंडिया की तरफ से कि इंडिया ने बताया लोगों को बगैर ज़्यादा हिंसा में जाते हुए, जैसे हमने LC क्रॉस नहीं की, कि जो पाकिस्तान है रोग स्टेट है, इसको मिलिट्री कमांड करती है और डेमोक्रेसी की इधर कोई वैल्यू नहीं है, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। और दूसरा, हमें एक छोटा सा ये चीज़ पता चला कि हमारी जो इंट कलेक्शन है, यानी जो हमें दुश्मन की खबर के बारे में काम करते हैं, वो थोड़ा सा हमारा कमज़ोर है। उसके ऊपर काम किया गया, उसके ऊपर हमने काम किया और वो आज के दिन में काफ़ी उसमें सुधार हुआ है। और आखिर में ये एक ऐसी लड़ाई थी, खतरनाक लड़ाई। आईसी हाइट्स पे 4 परमवीर चक्र और 17 यूनिट को यूनिट साइटेशन मिले हैं। यूनिट साइटेशन उस यूनिट को मिलता है जो बहुत ही अच्छे तरीके से जिसने अपना काम किया। उसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें हमारे सैनिकों ने तन मन धन से अपनी जान की परवाह ना करते हुए किस प्रकार से बलिदान देके और अपनी देश का तिरंगा जो है उसको नीचे झुकने नहीं दिया। हरचरण जी, आपकी बात की जाए तो आपने भी आधे से ज़्यादा उम्र जो है देश के लिए समर्पित की है, देश को दी हुई है। और जब आप सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट में थे, डायरेक्टर थे वहाँ पर, तब भी आप उन वीर नारियों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो क्या लगता है आज के टाइम पर किस तरह का रोल जो है होना चाहिए और किस तरह से हम उस रोल को निभा पा रहे हैं? देखिए, जो भी होता है फ्यूचर के लिए आपने ये देखना है
देश के लिए अच्छा है कि नहीं। हम फौजियों में यही बात है, हमें पढ़ाई हमारी जो होती है, हमें जो सिखाया जाता है, सिर्फ एक चीज़ बताई जाती है, देश के लिए क्या अच्छा है। हम कहीं नहीं आते हैं। जो जैसे मैं ऑफिसर रैंक में था, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है देश, उसके बाद हमारे सैनिक हमारे बच्चों की तरह होते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो समाज में हम देखते हैं जो बुराइयां लगती हैं, धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे, ये फ़ौज में नहीं होता है। हम लोग बहुत प्यार से, एक जिस तरह तिरंगा एक हमारे देश को सिंबलाइज़ करता है, कॉन्स्टिट्यूशन से सिंबलाइज़ करता है, हम तिरंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को, उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी वैल्यूज़ को रक्षा करने के लिए हम जिंदा रहते हैं फौजी, और उसी के लिए काम करते हैं। एक फौजी की ज़िंदगी जो होती है वो कितनी ज़्यादा मुश्किलातों से भरी होती है, क्योंकि वो सोचते हैं, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहती है कि देश की सेवा करनी, देश के लिए मर मिटना है। आप भी कई सारी लड़ाइयों में शामिल हुए हैं, कई सारी को आपने ट्रेनिंग भी दी हुई है, तो अपना एक्सपीरियंस क्या कुछ बताना चाहेंगे आप एक फ़ौज की ज़िंदगी? मैं आपको इससे कंपेयर करूंगा एक एथलीट से, जैसे हमारे मिस्टर चोपड़ा हैं जिन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल लिया। देखिए, उसकी ट्रेनिंग का शेड्यूल पूछिए आप हैरान हो जाएंगे। आप जैसा, हमारे जैसे लोग नहीं कर सकते उसको। यानी जो आपका एम होता है, जो आपके दिल में आपको लगता है कि मैंने ये काम करना है, उसके लिए आप सब कुछ करते हैं। उसकी ज़िंदगी भी बहुत टफ है, एक एक्टर की ज़िंदगी भी बहुत टफ है। अब देखिए, एक्टर जो है सारा रात जाग के उसको काम करना पड़ता है, राइटर भी उसी तरह से लिखता है। उसी तरह एक फ़ौजी की ज़िंदगी एक अलग। ये सब दिमाग का, जिस आदमी का दिमाग जिस साइड में चलता है, जो भगवान ने उसको एक अच्छी भावना दी हुई है, उसके मुताबिक ही होना चाहिए। सचिन तेंदुलकर को कुश्ती नहीं लड़नी चाहिए, और जो एक पहलवान है उसको कोई और गेम नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वो उसमें एक्सेल नहीं करेगा। उसी तरह जो फौजी है, भगवान ने उसमें ये भावना दे के भेजा है, और ये उसकी अच्छी किस्मत है कि उसकी सिलेक्शन हुई, चाहे अफसर बना, जेसीओ बना या ओआर बना, उसकी सिलेक्शन हुई और देश के लिए वो जान देने के लिए तैयार है। और हमारी जो ट्रेनिंग है, सबसे बड़ी चीज़ है जो भारतीय सेना की ट्रेनिंग है, वो इतनी अच्छी है कि हमारे सभी जो सैनिक हैं वो जान देने के लिए, फौज में रहते हुए देश के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं। कहीं भी भेज दो, किसी परिस्थिति में भेज दो, 3 चीज़ें याद रहती हैं: नाम, नमक, निशान। जात पात, उनकी फैमिली, क्योंकि फैमिली तब रहेगी जब देश रहेगा, और उसकी जिम्मेवारी फौज को दी गई है कि एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल भी, कि आपने इस देश का, आप देश के लास्ट ब्रह्मास्त्र हो, और हम उस काम को करने में अपना गौरव का अनुभव करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इज्जत। अगर मैं आज यहाँ फेल हो गया तो मेरी फैमिली क्या बोलेगी, मेरे रेजिमेंट वाले क्या बोलेंगे, और हमारे देशवासी क्या बोलेंगे। ये स्पिरिट हम में भरी जाती है। उस समय की लड़ाई की बात की जाए और आज के समय की बात की जाए, जिस तरह से टेक्नोलॉजीज बढ़ती गई है, कहाँ पर हम लोग लैग कर रहे हैं और किन किन लैग्स को हमने भरा है? जी, मैं ज़्यादातर बातें वो करूँगा जो साइकोलॉजी के साथ में या दिमागी ताकत के साथ में जुड़ी हुई हैं। बाकी तो जैसे कोई अच्छा हथियार लाना, ये वो तो चलने वाला प्रोसेस है, सरकार के लेवल पे वो डिसीजन होता है। तो सरकार को क्या एक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए? वहीं पर सरकार के साथ साथ एक लोगों की बात की जाए, देशवासियों की बात की जाए, तो उनके लिए क्या एक इम्पोर्टेंट रोल होना चाहिए? क्या कुछ उनको प्ले करना चाहिए? देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें समझना चाहिए, फ्रीडम कॉस्ट सोल्जर। जो आज़ादी है उसके लिए खून चाहिए। 1947 के बाद में हमने सोना नहीं है, हमें लगातार जागते रहना चाहिए। आज़ादी खून मांगती है, नहीं तो हम भी सीरिया जैसा कंट्री बन जाएगा, जो जिसकी मर्जी आई थप्पड़ मार के चला गया, कंट्री कुछ नहीं कर सकता। तो एक चीज़ ये समझ लेनी चाहिए। अब जब ये समझ ली है, तो अब जो हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं या जो एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें करनी जरूरी हैं। सबसे पहले जो शहीद हो गए उनकी फैमिलीज़ को एक मेंटल सपोर्ट चाहिए, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए। पैसे देने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, और इसी के लिए मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है NCCHW, नेशनल करप्शन कंट्रोल ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। उसका मैंने मुद्दा यही बनाया हुआ है कि हम अपने जो हमारी वुमेन हैं सोसाइटी में पढ़ी लिखी हैं और जो किसी को गाइड कर सकती हैं, उनके द्वारा हमने आर्मी के साथ मिलके हम इन वॉर विडोज़ को अडॉप्ट करेंगे और उनके बच्चों को आगे का रास्ता दिखाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है, उनके साथ मिल के बैठना, उनसे बात करना, उनके घरों में जाना ज़रूरी है। ये एक चीज़ हो गई। दूसरा हो गया कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी, हमारे देश में यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है वीर नारियों के लिए, हर एक स्टेट में अलग अलग है। सर्विस देनी है, पंजाब उसको कहता है ग्रेटिट्यूड, बिल्कुल, वो ग्रेटिट्यूड वर्ड से उनको नौकरी देता। और हमारे यहाँ कंपैशनेट ग्राउंड जो अभी वो मिलनी बंद हो गई, वो अभी किसी और को दी जा रही है, फौजियों वीर नारियों को नहीं दी जाती। एहसान मानते हैं कि ये हमारा जो एक्स ग्रेशिया रेट है JNK का,
मैं धन्यवाद देता हूँ LG साहब को कि इनके आने के बाद 25 लाख हो गया है, लेकिन बहुत कम है बाकी कंपेयर्स कुछ स्टेट्स के कंपैरिजन में। और आप ये भी देख लीजिए कि जो हम लोग ये जो सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट है ये LG के अंडर में काम करता है, उसके 2018 से मीटिंग ही नहीं हुई जो उसकी रेगुलर हर साल होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की तरफ सब देख रहे हैं, एक्स सर्विसमैन जानते हैं, वीर नारियाँ जानती है, उनके मुद्दे डिस्कस होने हैं लेकिन वो मीटिंग ही नहीं हो रही है। तो ये थोड़ी चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। आपका एक ही मुद्दा होना चाहिए, अगली लड़ाई के लिए क्या आप अपने यूथ को प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं, उसमें वो जोश भरना है। जैसे हम मैराथन दौड़ेंगे, सिविलियन दौड़ेंगे, लेट सिविलियन से कि ये सोल्जर हमारे हैं, हम इनके लिए जो कर सकते करेंगे, हम खून पसीना बहाएंगे, इनको सपोर्ट देंगे। ये आवाज़ आनी चाहिए हमारी सोसाइटी से। ये नहीं कि खुद ही वीर नारियाँ बैठ जाए, उनको साल में एक बार बुला के कहीं कंबल दे दिया जाए, उससे काम नहीं चलेगा। 26 जुलाई को लेकर, इस करगिल विजय दिवस को लेकर क्या एक संदेश जो है सभी को साथ आप शेयर करना चाहिए आज के दिन को लेकर? मेरा एक ही संदेश है, फ्रीडम इज़ नॉट फ्री, इट कॉस्ट ब्लड, इट कॉस्ट सोल्जर। इसी में सब कुछ निहित है। अगर हमें अपने देश को एक मजबूत और स्वतंत्र देश बनाना है, इस तरह के काम कीजिए, इस तरह की स्कीम बनाइए और इस तरह से अपने सैनिकों की देखभाल कीजिए कि कल जब कोई भी लड़ाई होती है, चाहे इंटरनल सोर्सेज से जो लोग डिस्टर्बेंस करें या एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, देश के युवक नवयुवक जो हैं वो इकट्ठे खड़े हैं। उनके जो बुजुर्ग हैं वो उनको गाइड कर रहे हैं कि बेटा मातृभूमि से बढ़ के कुछ नहीं है, तेरा धर्म बाद में आता है, मातृभूमि पहले आती है। और उसके लिए ये एक मैंने वर्ड तो बोल दिया, लेकिन इसमें किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सोसाइटी, इन सब ने मिलके ये कहना कि हमें स्वतंत्र देश में रहना है और उसकी स्वतंत्रता कायम रखनी है। और याद रखिए, आगे दोबारा बोलूँगा, फ्रीडम इज़ नॉट फ्री, इट कॉस्ट ब्लड। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से करगिल विजय दिवस को लेकर आज हमने ब्रिगेडियर हरचरण जी से बात की, उन्होंने साफ तौर से बताया कि क्या क्या रोल प्ले जो है वो सोसाइटी को करना चाहिए, सरकार को क्या कुछ प्ले करना चाहिए। और उम्मीद ये करती हूँ कि जो इनके द्वारा जो एक मैं बोलूँगी एक सोशल मैसेज जो दिया गया, अगर आप इस पर चलेंगे तो हमारा देश जो है वो और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर हूँ। तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।